मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल के एपिसोड में हमने सुना था शतरंज के खिलाड़ी। मिर्जा साहब के घर से की बैठक से शतरंज हटा दी गई, मोहरें फेंक दी गई। अब दोनों मित्रों ने तय किया कि आपसे शतरंज कहाँ खेली जाएगी। तो मीर साहब ने कहा कि अब बैठक मेरे यहाँ होगी। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी। कभी कभी मीर साहब को यदि आ जाने में देर भी हो जाती तो वे स्वयं ही याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील है और गंभीर है, लेकिन जब मीर साहब के घर में ही दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में ही रहने लगे तो उन्हें तो बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में जो बाधा पड़ गई, अब तो वे दरवाजे पर खड़ी होने, बाहर झांकने को भी तरसने लगी। नौकरों में कानाफूसी होने लगी। अब तक तो दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे। घर में चाहे कोई आवे तो कोई जाए, इन्हें तो कुछ मतलब भी नहीं था। अब आठों पहर की धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई लाने का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे नौकर जाकर बेगम साहब से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ के शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ जाते हैं, यह भी भला कोई खेल है? सुबह को बैठे तो शाम ही कर दी। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल लिया तो बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे। मगर कह देते हैं बेगम साहिब, यह खेल मनहूस है, इसको खेलने वाला कभी पनपता नहीं। देख लीजिएगा, घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो जाते हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर हम क्या करें? बेगम साहिबा कहती, अरे मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर ये किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए? मोहल्ले में दो चार पुराने जमाने के भी लोग थे। वे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पना करते। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज। यह बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बड़े बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी। लखनऊ में वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेजी कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते होते महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए बनाए जाते, नित नई व्यू रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते जोड़ भी हो जाती। तू मैं तक की नौबत आ जाती, लेकिन शीघ्र ही दोनों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर जा बैठते, लेकिन रात भर नींद के बाद में ही सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता और प्रातःकाल दोनों मित्र मीर के दीवान खाने में आ पहुंचते। एक दिन दोनों मित्र शतरंज की दलदल में गोते लगा रहे थे। इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह तलबी किस लिए हुई? अब खैरियत नजर नहीं आती। घर के दरवाजे तुरंत बंद करवा दिए। नौकर से बोले, कह दीजिए घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बतलाऊं? हजूर से तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी? मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, हम कह देंगे। सवार, कहने की जरूरत नहीं, कल मैं खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जैसे बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी न हो। मीर, कमबख्त कल आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मर जाएंगे। मीर,
बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी, हजरत आकर लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्ला, आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर भी नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब दता बताई। मीर साहब की बेगम ने ये चाल बड़ी अच्छी चली थी। सवार मीर साहब की बेगम से कह रहा था, अरे बेगम साहिबा, ऐसे गावदियों को तो मैं चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी तो सारी अक्ल और हिम्मत शतरंज ने ही चर ली है, अब भूल कर भी घर में न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते, बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरियां भरे, गोमती पार कर एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम, मदरिया ले लेते, मस्जिद में पहुंचकर दरी बिछा देते, हुक्का पर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें न दीन की फिक्र न दुनिया की, किस्त शय आदि दो एक शब्दों के सिवा मुंह से और कोई वाक्य ही नहीं निकलता। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा जितना ये दोनों शतरंज खेलने में हो जाते थे। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खा आते, एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो खेलने में इतने मशगूल हो जाते कि भोजन का भी ख्याल न रहता। और इधर देश में राजनीतिक हलचल मची हुई थी, लेकिन हमारे इन दोनों खिलाड़ियों को तो इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। इन्हें तो बस यही डर था कि कहीं बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए तो हम बेगार में पकड़े जाएंगे और हमें मोर्चे पर जाना पड़ेगा। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी, मीर साहब को किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा साहब, आने दीजिए, आप तो किश्त बचाइए, लीजिए या किश्त। मीर, तोप खाना भी है, लगता है 5-1 हजार आदमी होंगे, कैसे जवान लाल बंदरों के मुंह से हैं, सूरत देखकर ही खौफ मालूम होती है। मिर्जा जनाब, हीले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किश्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई और आपको किश्त की सूझी है, कुछ खबर है कि शहर गिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तब देखी जाएगी, यह किश्त बस अब की शहर में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, बाजी फिर बिछ गई। आज खाने का कैसे होगा? अजी, आज तो रोजा है, कि आपको भूख ज्यादा मालूम होती है? जी नहीं, शहर में जाने क्या हो रहा है, शहर में कुछ न कुछ तो हो ही रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम करते होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो दोपहर की 3 बज गई। इस बार मिर्जा की बाजी कमजोर थी। 4 बजने को